आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का दावा करने वाली सरकार ने कल 43 वुज़रा को काबीना में शामिल किया है, जिसमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं, तो वहीं कई पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। काबीना से बर्खास्त होने वाले नामों में कई नाम ताज्जुब और हैरानी का सबब बने, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और रमेश पोखरियाल अहम हैं। जबकि कुछ वुज़रा के कलमदानों में तब्दीली की गई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। बीजेपी काबीना की तौसीह को मामूल की कार्रवाई और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे नाकामी नहीं बल्कि इंतखाबी फायदे के लिए लिया गया फैसला मान रही है। बहरहाल बर्खास्तगी की वजूहात का पैगाम किसी हद तक आवाम तक पहुंच चुका है, लेकिन सरकार वजूहात को दबे लफ्जों तक ही महदूद रख रही है, जिसके बाद इस बहस को तक़वियत मिल रही है कि बर्खास्तगी के असल माने आखिर क्या हैं। क्या ये कार्रवाई महज हेडलाइन मैनेजमेंट तक ही महदूद है या फिर नतीजा खेज हल की जानिब एक कदम? इसके अलावा कई और सवालों की जानेंगे जवाब। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। TR श्रीनिवास साहब, जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं तेलंगाना से। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लखनऊ से। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। TR श्रीनिवास साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। जो कल एक्सपेंशन किया गया, उसमें बड़े चेहरे जो थे, बाहर का रास्ता जिन्हें दिखाया गया, उनको लेकर लगातार सवाल यही उठ रहा है। अवाम तो ये मानने लगी है कि कहीं ना कहीं वो कामकाज में नाकाम रहे हैं, कोविड मैनेजमेंट में नाकाम रहे, जिसकी वजह से सरकार ने ऐसा फैसला लिया। सरकार भी हालांकि ये कह रही है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो ऐसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन सरकार वाज़े अल्फाज में ये नहीं कह रही है कि जो परफॉर्मेंस नहीं देगा उसे हम बाहर का रास्ता ऐसे ही निकालते, बाहर का रास्ता ऐसे ही दिखाते रहेंगे। क्या माने निकाले जाएं? सना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये डिबेट पे बुलाया। जब से हमारे भारतवर्ष में सरकारें बनती हैं, बन के दूसरे सरकारें आती हैं, ये मिड कोर्स करेक्शन तो हर कोई सरकार करती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे यूपीए या एनडीए, आप जो कुछ भी कह लीजिए। ये मिड कोर्स करेक्शन मैं इसलिए मानता हूं कि आवश्यकता थी, क्योंकि ऐसे वर्गों को रिप्रेजेंटेशन देना अनिवार्य था, ऐसे लोगों को लेके आना था जो प्रोफेशनलिज्म और बाकी जो और बेहतर काम कर सके, और दूसरे जो सीनियर्स है उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देके, उनको ऑर्गेनाइजेशन साइड पे भेज के, उनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन करके, ताकि दूसरे नए लोगों को, नए चेहरे को थोड़ा मौका दिया। ठीक है, मानते हैं हर कैबिनेट में ऐसा होता रहा है और ये रूटीन की एक्सरसाइज से मान लेना चाहिए। लेकिन TR श्रीनिवास साहब, सवाल ये उठता है कि तो फिर कौन काम अच्छा नहीं कर रहा था? आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, पुराने लोगों को पीछे छोड़ना चाहिए, तो ऐसी आखिर नौबत क्यों आन पड़ी? तो क्या ये माना जाए नए लोगों को मौका सिर्फ और सिर्फ चुनावी रियासतों छोड़ने की बात नहीं कर रहे? देखिए, एक बात बताता हूं आपको, ये जो रिप्लेसमेंट और शफलिंग जो होता है वो नॉर्मल है, हर गवर्नमेंट में होता है, ये हमारा खुद के गवर्नमेंट का नहीं है। अगर आप यूपी के टाइम पे देखें तो वहां पे भी शफलिंग होता था, हमारे यहाँ भी शफलिंग हो रहा है। अब देखिए, ऐसे थोड़े नए चेहरे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसको इंग्लिश में वर्ड है, इट इज हिज प्रेरोगेटिव टू चेंज द मिनिस्टर्स, हैव अ रीशफल एंड गेट न्यू फेसेस। उनका प्रेरोगेटिव है और उनका प्रेरोगेटिव सराखों पर। अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो पतंगे उड़ाई जा रही हैं, जो अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो पॉलिटिकल प्रतिक्रिया हैं जो हमारे ऑपोजिशन भाई बहनों का जी। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो बात उनका स्टेटमेंट है, उनका नजरिया सराखों पर। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस ये मान रही है कि ये रूटीन की एक्सरसाइज तो है, लेकिन परफॉर्मेंस बेस पे लिया गया फैसला नहीं है, तो फिर कांग्रेस को आखिर क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ चुनावी रियासतों के हवाले से, इससे पहले आपकी पार्टी कह चुकी है कि उसको नजर में रखकर यह फैसला लिया गया है। सना साहिबा, पहले तो हम जितने भी मिनिस्टर्स बने हैं, हमारे जितने भी काबीना के मिनिस्टर्स बने हैं, उनका हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पुराने लोगों से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि पुराने लोग तो काम ही नहीं कर रहे थे।
तभी तो हटाया गया। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अभी श्रीनिवास साहब कह रहे थे कि पीएम का प्रोवोकेटिव है, बिल्कुल है, हम तो मानते हैं पीएम का प्रोवोकेटिव। लेकिन एक चीज तो आप श्रीनिवास साहब कहेंगे ना कि 43 कबीना कारकुनों को एक साथ चेंज कर देना, एक साथ बदल देना, इसका मतलब पहले कुछ अच्छा ही नहीं था। 2019 से 2021 तक आपने ये मान लिया कि आपकी गवर्नमेंट फेल थी, आपकी मरकजी सरकार पूरी तरीके से फेल थी, तभी तो बदला। रविशंकर प्रसाद को, प्रकाश जावड़ेकर को तो खैर आपने अंतरराष्ट्रीय दबाव में, आप अमेरिका के दबाव में आकर के बदल रहे। हर्षवर्धन जी को आप मान रहे हैं कि कोरोना के उस पर है, फेल्योरिटी है। सच बात तो यह है कि फेल्योरिटी तो प्रधानमंत्री जी की स्वयं है, हमारे वजीर आजम साहब की स्वयं फेल्योरिटी है, क्योंकि एनडीएमए के हेड तो वो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कोरोना को देख रही थी, उसके हेड तो हमारे वजीर आजम साहब खुद है, नरेंद्र मोदी जी। अब उन्हें बदलना चाहिए या डब्बों को बदलना चाहिए जो खाली बेचारे मटर छीलते हैं और राहुल गांधी जी को ट्रोल करते हैं? हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि आज जितने मिनिस्टरों को बदला है उस पर श्वेत पत्र आना चाहिए, और इस मिनिस्ट्री के बदलाव से क्या रोजगार बढ़ जाएंगे? क्या इस मिनिस्ट्री के बदलाव से कोरोना के लिए टीके हमें उपलब्ध हो जाएंगे? क्या इस मिनिस्ट्री के बदलाव से हमारे अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी? जीएसटी से मरा हुआ व्यापारी जो है वो ठीक हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में ताकत आ जाएगी? तो जवाब मिलता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा सिर्फ इतना मानना है कि आपने जातियों का संतुलन। आप तो अभी कह रहे थे कि खैर मकदम भी मैं करता हूं और उम्मीदें भी हैं, फिर अभी आप कह रहे हैं कि कुछ बदलाव आएगा नहीं। नहीं, मैं तो खैर मकदम, देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हमने तो इनके पुराने जो इतिहास है उसके हिसाब से कहा कि आप मुझे बताइए ना कि इन मिनिस्टर्स के बदलने से अगर रोजगार बढ़ जाए तो हम खैर मकदम करेंगे। अगर इन मिनिस्टर्स के बदलने से टीके, काबीना की तब्दीली से आवाम की जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी, इसको लेकर क्या है रुख आपका? देखिए, हमारे अगर आपने ये पूरा जो रीशफल हुआ है कैबिनेट का और 43 मिनिस्टर्स को एक साथ लिया गया है, यहाँ पे ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो बहुत फोकस में आने वाले हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जब अनाउंस हुआ था एक दिन पहले, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि कॉर्पोरेशन किसके बीच में, कॉर्पोरेशन क्या सीबीआई, ईडी इनके बीच में, या कॉर्पोरेशन किस बात की? अब कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्री नया बना है, फॉर एग्जांपल माननीय अमित शाह जी उसके जो अभी मिनिस्टर बने हैं, वो कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स को एट द ग्राउंड लेवल, एट द मतलब जो कहते हैं ग्राम लेवल पे उसको स्ट्रेंथ करता है, क्योंकि 46% जो हमारा इकोनॉमी वो रूरल इकोनॉमी है, और 25 से 30% जो है जीडीपी का रूरल इकोनॉमी से आता है। और महात्मा गांधी जी ने एक बात कहा था जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे कि अगर हम गांवों को आत्मनिर्भर बनाए तो भारत संपन्न रहेगा। और ये आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं वापस उसी बात को, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है, भले ही एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी हम गांवों को सेल्फ सफिशिएंट बनाए, वही रूरल इकोनॉमी बनाए, और बाकी जो लोकल सप्लाई चेन्स जो बोलते हैं उसको वहां सेटअप करें, तो वो एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है पूरे इकोनॉमी पे, ताकि इसको कहते हैं पैंडेमिक प्रूफ। क्योंकि पैंडेमिक जब आया था कोरोना पूरे विश्व भर में, ये बोल के नहीं आया था कि मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाओ। अब देखिए जिस तरह से हमारे रिसोर्सेस थे, जिस तरह से हमने तैयारी की, जिस तरह से हमने रिएक्ट किया, और किसी देश में ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा बताता हूं एग्जाम्पल। अभी सेकेंड वेव मलेशिया में चल रहा है। मलेशिया छोटा सा कंट्री है एज कंपेयर टू इंडिया। 6,70,000 केसेस है और बढ़ भी रहे हैं। अब देखिए ऐसा है, लोग प्रिपेयर नहीं थे, वहां पे भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। अब ये तो हमारे बाकी मित्र ये तो नहीं बोला कि हमने जाके ऑक्सीजन खत्म कर दिया वहां पे। अब लोग प्रिपेयर नहीं है। पैंडेमिक जिस तरह से आ रहा है और जिस तरह से वेरिएंट्स आ रहे हैं,
लोगों को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से किया, उस पर रिसर्च हो रहा है, जीनोम रिसर्च हो रहा है, और ऊपर से जो वैक्सीन जो बन रहे हैं, मैं सनोफी कर रहा है वैक्सीन रिसर्च एक बार पढ़ रहा था ये प्रोग्राम से आने से पहले। मैं खत्म कर दो, 6 से 36 महीने लगते हैं एक वैक्सीन पूरा बैच डेवलप होने में, और हमारे थोड़े प्रिय मित्र ये बोलते हैं वैक्सीन हमको फॉर्मूला दे दो, हम बनाएंगे। वैक्सीन को समोसा या भेलपूरी तो है नहीं जो घर में बैठ के बनाए, और वैक्सीन के लिए भी समय लगता है, उसके ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, और उसका बनता है। और जितना इमरजेंसी बेस पे जो वैक्सीन जिसको परमिशन दिया गया है, करते कहीं और चले जा रहे हैं, वो सामने है, पब्लिक डोमेन में है। बहुत वक्त दिया आपको, लेकिन बात करते करते आप कहीं और चले जा रहे हैं, लिहाजा डिबेट पर ही रहने की जरूरत है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपने कहा कि बदहाल मईशत की सूरत हाल को, बदहाल मईशत को पटरी पर लाने की जो कोशिशें की जानी चाहिए, तो क्या ये कैबिनेट रिशफल से पूरी हो जाएगी? जिसका जवाब श्रीनिवास साहब ने दिया कि कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का कयाम अमल में लाया जा रहा है, जो उस जानिब एक अहम कदम है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपके पास लौटूंगी श्रीनिवास साहब, आपको वक्त दिया जाएगा। हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें श्रीनिवास साहब की बात से बताना चाह रहा हूं। पहली चीज तो सना साहिबा और श्रीनिवास साहब भले इंसान है, इनका भी खैर मकदम करें। हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि आप ही बता दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि 2014 से लेकर के और 2021 तक खत्म होने जा रहा है 2021, आज तक 2 लोगों के अलावा किसी तीसरे आदमी की चली क्या इस मिनिस्ट्री में? आप देखिए भी जम्मू कश्मीर की रियासती उसकी मीटिंग थी ऑल पार्टी, उसमें आप देखिए कि रक्षा मंत्रालय का, डिफेंस मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वहां राजनाथ सिंह जी को नहीं बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों ने की। इसका मतलब है, आप मुझे बता सकते हैं कि अर्जुन मुंडा की कौन सी मिनिस्ट्री थी, रेणुका की कौन सी मिनिस्ट्री थी, क्या नाम ये आपका राव साहब दानवे की कौन सी मिनिस्ट्री थी? श्रीनिवास जी बता पाएंगे बगैर गूगल सर्च किए? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पे पीएमओ सिर्फ सरकार चलाता है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार इन्होंने सिर्फ अपने भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए किया। नंबर 1 हमारा आरोप है। नंबर 2, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का बताया। अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए अगर मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन करना था आपको, तो किसी नए मिनिस्टर को देते, वो तो आपने अमित शाह साहब को दे दी, उसके लिए एक्सपेंशन करने की कहां जरूरत थी? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है कि साहब आज से अमित शाह साहब कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री का भी कामकाज देखेंगे, उसके भी कारकुन होंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इन्होंने मिनिस्ट्री का रिशफल किया, इन्होंने स्वयं कहा, इनके तमाम प्रवक्ताओं ने कही है, पूरे हिंदुस्तान में कहते घूम रहे हैं कि साहब जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए हमने मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन किया। इन्होंने उन जगहों से मिनिस्टर्स लिए हैं जहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 7 मिनिस्टर लिए, जिसमें से 7 में से 4 सना साहिबा पार्टी हॉपर्स हैं। आप हम और 3 इनके कार्यकर्ता हैं। आप हमको बताइए कि इनके कार्यकर्ताओं तो बेचारे दरी बिछाते रहते, सदा ये श्रीनिवास साहब तो दरी बिछाते रहेंगे, कोई कांग्रेस से आएगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरीके से मिनिस्टर बन जाएगा। तो इन लोगों ने पार्टी हॉपर्स को मिनिस्टर बनाने के लिए अगर एक्सपेंशन किया है, जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बनाने के लिए किया है, तो हिंदुस्तान की सरकार, मरकजी सरकार, क्या जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए है? जवाब आता है नहीं, ये तो देश के विकास के लिए। हाँ। लेकिन देश के विकास में तो इस मिनिस्ट्री का कोई अहम रोल दिखाई नहीं दे रहा। श्रीनिवास साहब, अब आपका अहम जवाब मुझे बताएं, आपका जवाब। देखिए, हाँ। ये इल्जाम दे रहे हैं यहाँ 2 ही लोग काम करते हैं, मगर यूपी भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कह रही है। एक सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था मनमोहन जी के ऊपर, लेकिन श्रीनिवास साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कारकुनान कह रहे हैं, लीडर ही कह रहे हैं। कई सारे डिबेट्स हुए, उसमें हमने भी सुना, हमारे डिबेट में भी उन्होंने कहा कि तमाम चीजों को बैलेंस करने की कोशिश भी की गई। मैं उसे नकारता नहीं हूँ। हाँ। रीजनल बैलेंस, हाँ। देखिए, रीजनल बैलेंस, कास्ट बैलेंस, सब कुछ देख के ये पूरा रिशफल किया गया है। हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं अगले जो साल जो इलेक्शन आएगा, जो नहीं आएगा, वो उनका वो स्टेटमेंट है, उनका ओपिनियन है, आउटलुक है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मगर रीजनल बैलेंस पूरे इंडिया को देखते हुए कास्ट बैलेंस देख किया गया। ठीक है, लेकिन श्रीनिवास, अब आप उसका भी जवाब दीजिए।
कि बड़े चेहरे जिसमें रविशंकर प्रसाद शामिल हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हैं, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं, रमेश निशंक पोखरियाल शामिल हैं, इन सबको बाहर का रास्ता आखिर क्यों दिखा दिया गया? आप तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस पे लिया गया है ये फैसला, ये एक्सपेंशन का, तो क्या ये माना जाए कि इन तमाम लोगों ने अच्छा काम नहीं किया? अगर अच्छा काम नहीं किया है, अगर पार्टी ये मानती है, तो इन्हें फिर पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए था, इतनी देरी क्यों? सना जी, मैंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट एक बात कही थी। हाँ। ये रीशफल फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, रीशफल होता रहेगा, होता रहेगा फ्यूचर में भी। और ये जो पार्टी से कैबिनेट में, कैबिनेट से पार्टी में, रीशफल हुआ, ठीक है, ये ठीक है, हम मान लिया। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको अब दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई है। इसी तरीके से दूसरा नाम है हरदीप सिंह पुरी साहब का, उन्हें भी अब दूसरी मिनिस्ट्री दे दी गई है। बाकियों को जिनका 4 का मैंने जिक्र किया, उन्हें तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो पैमाना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अब आम नहीं समझ पा रहे हैं ना कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या पैमाना है। पेट्रोल के दाम भी तो बहुत बढ़ रहे हैं। देखिए पेट्रोल का दाम वो दूसरा कैटेगरी है, क्योंकि वो डीरेगुलेटेड है पेट्रोल और डीजल, जो इंटरनेशनल मार्केट क्रूड प्राइस से जुड़ा हुआ है। वो तो पब्लिक डोमेन में है, वो आज अभी का नया नहीं है। और 2014 से और इवन यूपीए के टाइम में भी डीरेगुलेट हुआ है, और ऊपर से उसका लिंकिंग हुआ है। अब अगर आपका जो पर बैरल अगर आपका 70 से अब ऊपर होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई का जो घमासान चल रहा है, वो पेट्रोल तो और बढ़ेगा और बहुत सारे सवाल आएंगे। मगर आपने जो सवाल उठाया है ये मिनिस्टर्स का, मैं एक ही बोलूंगा, उनकी जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में है, इसलिए उनको हम वापस लिए हैं। तो पहले भी तो जरूरत हो सकती थी ना संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, अभी ये क्यों? मतलब जब अगर उनके एक्सपीरियंस को संगठनात्मक तौर पर यूज करना है, देखिए मैं आपको फिर, तो वक्त अभी का क्यों? देखिए आपके सवाल का एक ही जवाब है, इट्स अ प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस। ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जी पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म इसे माना जा सकता है। आप मुस्कुरा रहे थे सुरेंद्र राजपूत साहब। नहीं, मैं असल बात मूल रूप से जब कोई श्रीनिवास साहब सच्चाई बोलना चाहते हैं, लेकिन इनकी पार्टी ने सच्चाई बोलने नहीं देना चाहती। अगर इतनी ज्यादा जरूरत है, आपने इतना बड़ा रिशफल किया और आपने देश को, पार्टी को, सारी चीजों को देखने के, एक बार प्राइम मिनिस्टर को भी बदल के देख लेते तो हो सकता है कि कुछ हालात बदल जाते। कहते हैं ना कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकालिए। मैं नहीं कह रहा हूँ श्रीनिवास साहब, निदा फाजली कह करके गए थे, तो एक बार प्राइम मिनिस्टर को भी बदल के देख लेते। दूसरी बात, आपने पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करी, तो मैं आपको याद दिला दूं, आप शायरी अच्छी कर लेते हैं सुरेंद्र साहब, शायरी अच्छी कर लेते हैं। अरे सर, आप आगे पहुंचाइए पेट्रोलियम की बात भी। मैं आपको बताऊं 2014 में 3 रुपए 49 पैसे लीटर पर लीटर एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर, और 10 रुपए 49 पैसे पर लीटर एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर। आज वो एक्साइज ड्यूटी आपने 32 रुपए पर लीटर डीजल पर कर दी और 33 रुपए पर लीटर पेट्रोल पर कर दी। सिर्फ वो एक्साइज ड्यूटी आपने क्यों बढ़ाई? और 25 लाख करोड़ रुपए सरकार ने लूटे हैं आवाम से, वो उस लूट के पैसे का हिसाब आप कहां देंगे? और दूसरी बात, आज उस एक्साइज ड्यूटी को अगर आप यूपीए के सरकार के एक्साइज ड्यूटी पर कर दीजिए तो डीरेगुलेटेड पेट्रोल भी 27 रुपए सस्ता हो जाएगा पर लीटर। 1 लीटर में 27 रुपए का फर्क है। 1 लीटर में 27 रुपए ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है लूट रही है एक्साइज ड्यूटी के नाम पे, जिससे अंतरराष्ट्रीय दामों का कोई मतलब नहीं है। और ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं और बाकायदा ऑन ओथ कह रहा हूं, अगर आप इस एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर सकते हैं, इस लूट का पैसा रखा कहां आपने? आप ये बताइए। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर और सना जी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनका स्टेटमेंट बढ़ने वाली, इसलिए और महंगी होंगी, लेकिन एक्साइज ड्यूटी तो ले रही है ना सरकार। सना जी, मैं माननीय कांग्रेस प्रवक्ता श्री सुरेंद्र जी के अंदाज से मैं थोड़ा उनके शाराना अंदाज से थोड़ा मैं प्रभावित हूं।
अच्छा लगा बात सुन के, मगर उन्होंने बाकी जो बात कही है थोड़ा मुझे सा लगा बार बार आप उनकी तारीफ कर रहे थे तो कहीं और ये ना कह दें कि भाई आपकी कांग्रेस में जरूरत नहीं है, आपकी कहीं और जरूरत है। हम तो श्रीनिवास जी से कहते हैं कि आंध्रा में हम तो श्रीनिवास जी से नहीं, ऐसा कहते हैं नहीं आंध्रा में है, कांग्रेस वो अच्छा मजबूत बोलते हैं शायद। जी श्रीनिवास साहब। हाँ देखिए, अब देखिए पॉलिटिकल रिटोरिक हमने बहुत सुना, तू मैं बहुत हो चुका, और बहुत सारे हमने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। देखिए सीएजी भी ऑडिट करता है, जो अकाउंट्स हैं उसमें कोई हम हेरा फेरी तो नहीं कर सकते। जो है हकीकत, आप सीएजी रिपोर्ट उठा के देखिए, और जो डेटा है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साइट पे भी अवेलेबल है, अगर चाहिए तो वहां से भी आप कर सकते हैं। कोई चीज छुपा नहीं है। अब लूट मचा ली, छुपा लिया, ये सब एक्साइज रिटोरिक ड्यूटी वर्ड्स के हैं। नाम पर कितने पैसे ले रही है सरकार, ये भी छुपा हुआ नहीं है श्रीनिवास साहब किसी से। आवाम तो इतनी गुस्से में है कि अदालत का रुख कर रही है। मैं छुपा कुछ अर्जी नहीं है, लेकर। पब्लिक डोमेन पे आपने है। खबर पड़ी होगी जब पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे कि इतनी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें बढ़ रही है, तो क्या इसमें सरकार का कोई ताउन नहीं? सरकार क्या इसे कंट्रोल नहीं कर सकती? जब सरकार इतनी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी टैक्स लेंगी तो फिर क्या होगा? देखिए, ये जो इसको कहते हैं ना, ये ड्यूट जो गाना है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में करते हैं। अब हर चीज का ठेकरा हमारे को सर पे पड़ेगा तो ये बात आपने सही कही। कांग्रेस भले ही सवाल उठाए, लेकिन अपनी रियासतों में कांग्रेस क्या कर रही है वो भी बताना बेहद जरूरी हो जाता है। सुरेंद्र राजपूत साहब, आप सारा ठीकरा कांग्रेस, सारा ठीकरा मरकजी सरकार पर नहीं फोड़ सकती। स्टेट गवर्नमेंट में भी का तो रोल है भाई, वहां भी तो आप ड्यूटी चार्ज लेते हैं। बिल्कुल, मैं सना साहिबा पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि 5 रुपए लीटर हमने राजस्थान में कम किया, 5 रुपए लीटर हमने पंजाब में कम किया, और लगभग 10 रुपए लीटर छत्तीसगढ़ में कम किया है अपनी टैक्सेस से, जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, वैट जो है। लेकिन हम आपसे एक ही चीज पूछ रहे हैं, आप समझिए स्टेट गवर्नमेंट 3 जगह पे हमने कम किया है, और बाकी जगहों पर अगर कहीं किसी जगह पे हमारी इनडायरेक्ट सरकार है वहां पर भी दबाव बनाने की बात करते। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की एक भी रियासती सरकार ने नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2, जो मेन एक्साइज कंपोनेंट है वो केंद्र सरकार का है। जिस सरकार, जो कांग्रेसी मरकजी सरकार 3 रुपए लेती थी, ये 32 रुपए क्यों ले रहे हैं? सिर्फ पहले इन्होंने 3 रुपए से 9 रुपए किए, 9 रुपए से 18 रुपए किए, 18 रुपए से 32 रुपए किए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में इंटरनेशनल दाम जो थे वो $140 पर बैरल से, तो अब तो पेट्रोलियम मिनिस्टर बदल गया। अब शायद हो सकता है सूरत हाल बदल जाए सुरेंद्र राजपूत साहब। नहीं, ये एक बात बताएं, देखिए जिसको कहते हैं कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो हर इंसान के अंदर होता है। नरेंद्र मोदी जी नहीं बदले हैं ना, नरेंद्र मोदी जी को बदलिए, श्रीनिवास साहब जैसे किसी अच्छे इंसान को लाइए, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लूट कर रखी श्रीनिवास साहब, वो लूट कई दफा सुरेंद्र राजपूत साहब कह चुके हैं बाकायदा तौर पर कि सिर्फ और सिर्फ रिशफल से काम नहीं चलेगा, पीएम साहब को बदलना पड़ेगा। राजपूत साहब का शायराना अंदाज सराखों पर अच्छा लग रहा सुन के, मगर वास्तव में अगर मैं आऊं, ये आप वेट करिए, जो नए मिनिस्टर आए हैं और जो पेट्रोल के दाम गिरने के जो आरबीआई का भी फोरकास्ट है Q3 और Q4 में पेट्रोल के दाम गिरने के आशा है, क्योंकि स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पे भी हम काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो एक्सपीरियंस थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अनएक्सपीरियंस लोगों को शामिल किया गया है। तो ऐसे में उनसे क्या तवक्को की जाए श्रीनिवास साहब? देखिए, आप जो अनएक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस जो बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। वो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट में रखा गया है और एक्सपीरियंस लोगों के नीचे रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर्स हमारे पास जो रेलवेज के जो अभी आईएएस ऑफिसर बने हैं जी, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर वॉटन से पढ़े हुए और गोल्ड मेडलिस्ट आईआईटी से, अब ऐसे बड़े क्वालिफिकेशंस के साथ जो अच्छे क्वालिफिकेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो भी उनको देख के लिया गया। एमओएस में भी
उन लोगों को लिया गया। फॉर एग्जाम्पल राजीव चंद्रशेखर जी, उनके पास वो जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी दिया गया है। ऐसे ही त्रिपुरा से जो यानी कहा जा सकता है कि सरकार ने जो नए चेहरों को शामिल किया है बहुत सोच समझ कर शामिल किया है और उन्हें तालीमी नियाकत की बिना पर उन्हें शामिल किया गया सुरेंद्र राजपूत, तो इसका नतीजा तो फिर बेहतर अखज किए जाने की उम्मीद की जा सकती है। हो लेकिन आप प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट याद करिए, उन्होंने कहा था हमें हार्वर्ड वाले नहीं चाहिए, हार्वर्ड की पढ़ाई वाले, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं चाहिए, हमें तो हार्डवर्क वाले चाहिए। आज जब मिनिस्ट्री चेंज कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमें हार्वर्ड वाले चाहिए। भाई अजीब प्राइम मिनिस्टर है, दिन में कुछ बोलते हैं, रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। 3 साल पहले कुछ बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। आप हमको बताइए, जिस दिन से ये आए हैं हिंदुस्तान में, नोटबंदी इन्होंने की, कहा 50 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं चौराहे पे खड़ा कर यानी कहा जा सकता है कि ठीक? कांग्रेस को इस रिशफल से भी उम्मीदें नहीं हैं। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि डब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा, इंजन को बदलना चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि रिशफल से बहुत कुछ उम्मीद की जानी चाहिए लोगों को और बहुत काम अच्छा होने वाला है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे श्रीनिवास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र राजपूत साहब वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।